हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का डिस्कशन करेंगे और ये एकेडमिक सेक्शन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स जो कि हमने जहां पे छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट है इसमें और यहां पे हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं यहां पे। ठीक है, तो इसको हम यहां से डिस्कस करेंगे। टोटल 4 मेथड जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं: इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड रेडिएशन। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पे इंडक्शन की। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले इंडक्शन की। तो इंडक्शन को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, बेल आइकन का यूज करें ताकि वीडियो आपके पास प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, और अगर बेटर लगता है तो दूसरे को भी रिकमेंड करें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें मैसेज करें, नीचे ईमेल डिस्क्रिप्शन में आईडी मैंने दे रखी है। ठीक है, चलिए इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इंडक्शन को एक तरह से हम बोलते हैं विदाउट टचिंग। इसमें बॉडी को हम टच नहीं करते। तो बॉडी को जनरली इंडक्शन जो होता है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट इन द सेंस शुरू में दिखता है, जिस फैक्टर की वजह से दिखे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हटा लिया गायब। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों के साथ होता है ना कि कहते हैं कि यार वो आदमी बहुत खराब है, लेकिन मिलता है तो बड़े खुशी से मिलता है जैसे बहुत अच्छा आदमी हो। जैसे आप होता है ना, कई दोस्त से मिले या गए, हाथ मिला, अरे यार कैसे हो, बहुत हो है, बाद में अपनी असलियत पे आ जाता है। ठीक है, शुरुआत में टेम्परेरी इफेक्ट जनरली उसका दिखता है कि यार तो बहुत दिलदार टाइप का आदमी है, बहुत बढ़िया है, और जो ही आप उससे दूर हुए वो अपनी औकात पे आ गया। सेम कंडीशन यहां पर भी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है ए जो कि न्यूट्रल है, सेकंड ये बॉडी है बी जिस पर की क्या है प्लस चार्ज। इनके बीच में काफी डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बी को ए के पास ले गए। जो बॉडी बी है इसको ए के पास ले गए। अब ये बताइए, बी तो अपना चार्ज बॉडी है। ठीक है, बी चार्ज बॉडी है और बी पर जो चार्ज है ये क्या है, प्लस। बी पे जो चार्ज है वो प्लस है। तो इस प्लस की वजह से ए के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरफ, सारे इस तरफ आ जाएंगे। अब जब सारे इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, सब उस तरफ चला गया। हमने एज्यूम किया कि बी पर जो चार्ज है वो क्यू है और ए पर जो चार्ज ये इंड्यूस हुआ है क्या है, क्यू डैश। ठीक है, तो जो क्यू डैश की वैल्यू होती है ये होती है -Q1 - 1 अपान के। यहां के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसमें समझिए जो मेन फैक्टर है, क्योंकि ज्यादातर हम बोल देते हैं कि इंडक्शन क्या है, तो हम ये कहते हैं एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आए तो उस पर इक्वल और अपोजिट चीजें डेवलप हो जाती हैं। देखो ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अपोजिट तो ठीक है, इक्वल सही नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि इफ k = 2 तो q डैश क्या हो जाएगा, -Q1 - 1 अपान 2 यानी -Q/2। यानी अगर इस पर 5 कूलम चार्ज है तो इस पर क्या होगा, 5/2 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही अगर हम एज्यूम कर लें k = 4, ठीक है, तो q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Q1 - 1 अपान 4 यानी -3Q/4।
यानी अगर इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7.5, या अगर इस पर जैसे यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है क्यू पर तो हो जाएगा 2.5। अब अगर हमने के को चेंज किया, हमने बी दो टाइप के बॉडी लिए, एक बार हमने ऐसा लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, एक बार हमने ऐसी बॉडी लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो 2 वाले में कितना डेवलप हुआ Q/2 और Q डैश वाले में कितना हुआ -3Q/4। अब हमने बढ़ा दिया इसको, फिर हमने जो ए की बॉडी लिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। पहले हमने क्या लिया, जो आपके पास फॉर्म के को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये ए जो बॉडी है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 2 लिया तो Q/2 हो गया, फिर 4 लिया तो 3Q/4 हो गया। अब हमने 10 लिया तो Q डैश इक्वल टू -Q1 - 1/10 यानी -9Q/10। देखो धीरे धीरे इंड्यूस चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हमने क्या किया, यहाँ पे मेटल ले लिया जिसका के क्या हो इनफाइनाइट, तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा -Q1 - 1/इनफाइनाइट, यानी ये आ जाएगा -Q। मीन्स इक्वल बट अपोजिट चार्ज यहां पे डेवलप हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। तो कुल मिला के ये है जो बात सामने आई है कि अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास ले जाते हैं तो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। ये इक्वल तभी होगा जब ये जो अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी है मेटल की है, अदरवाइज जो भी इस पर चार्ज होगा उससे क्या होगा लेस चार्ज इंड्यूस होगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस बी को दूर कर दिया यहां से, तो फिर क्या हो जाएगा, बी को दूर कर दिया तो ये जो ए है ना फिर वापस न्यूट्रल बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है जनरली क्या होता है टेम्परेरी इफेक्ट। अब आप कहोगे कि सर जनरली वर्ड आपने क्यों यूज किया, क्योंकि इंडक्शन के हेल्प से हम लोग परमानेंट चार्ज भी कर सकते हैं बॉडी को। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके दो मेथड होते हैं, एक हम अर्थिंग का यूज करके और एक विदाउट अर्थिंग का यूज करके। ठीक है, अर्थिंग के केस में आप ऐसे समझ सकते हो कि थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, अर्थिंग के बाद कोई भी बॉडी न्यूट्रल हो जाती है या बॉडी का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है जीरो। तो जीरो हो जाता है तो इसमें अर्थ का क्या रोल होता है, प्लस चार्ज सप्लाई करती है या माइनस चार्ज सप्लाई करती है या दोनों करती है, जो उसका मन है वो दे देगी। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे सेकेंड बॉडी बी है जो कि क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया कि ए को अर्थ कर दिया। अब ए पर कौन सा चार्ज था पॉजिटिव, तो अर्थ क्या करेगी कि इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी और ये इसको क्या करेगा जाके न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि बी को हमने किया तो बी पर क्या है माइनस चार्ज, तो अर्थ क्या करेगी एक्सेस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगी। ये कॉन्सेप्ट चलता है अर्थिंग का। ठीक है ना, ये अर्थिंग का मतलब होता है। मींस प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भेज के न्यूट्रल कर देगी, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए यहां पे अर्थिंग का केस देखते हैं, फिर विदाउट अर्थिंग का केस देखते हैं इंडक्शन के हेल्प से। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक बॉडी है ए जो बॉडी है वो चार्ज है, और यहां पे जो बी है ये क्या है अनचार्ज बॉडी है, ये हमारे पास है। अब हमने क्या किया, बॉडी ए को बी के पास लेकर गए, जो अनचार्ज बॉडी थी बी को, इसको यहां से उठा के यहां लेकर आए थोड़े से सेपरेशन पे। यहां कौन सा चार्ज है प्लस, तो यहां हो जाएगा इंडक्शन से माइनस और यहां पे प्लस। ठीक है,
अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, ए और बी के बीच की जो गैपिंग है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया कि ए के पास जो प्लस है इसको एज इट इज छोड़ दिया, और बी के पास माइनस है इसको भी, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेज के इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज, यानी ये जीरो हो गया। अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में क्यों नहीं चला गया, क्योंकि अर्थ का नेचर होता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भेज देगी, नेगेटिव है तो अपने पास खींच लेगी। ठीक है, जैसे मोदी गवर्नमेंट है ना कि कहते हैं जो गरीब है उनको 5-5 किलो राशन दे दो, और जो मिडिल क्लास है जो पैसे कमा रहा है टैक्स लगा के खींच लो सब। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन यहां क्यों नहीं खींच पाई, क्योंकि इस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से माइनस चार्ज नहीं गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये क्या है, प्लस। अब हम क्या कर देंगे, इस अर्थिंग को हटा देंगे और बी को अब आप चाहो तो दूर कर लो, सब पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, परमानेंट चार्ज हो गया। एक और मेथड होता है, इसको भी आप थोड़ा सा समझिए। ए को प्लस चार्ज हमने लिया, ए का प्लस चार्ज लिया हमने, और मान लो बी को चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे कि बी को यहां लाएंगे और बी के साथ ही एक और बॉडी सी को इसी के साथ टच कर देंगे, बी और सी को एक साथ टच में रख देंगे, ये दो बॉडी को एक साथ। तो ये बताइए प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, और अपोजिट साइड से ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ए जहां है वैसे ही छोड़ देंगे, और बी और सी को यहां से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, बी और सी को। अब जब सेपरेट कर दिया तो बी पर परमानेंट क्या हो गया, माइनस चार्ज, और सी पर क्या हो गया, परमानेंट प्लस चार्ज। तो ये कंडीशन है जिससे विदाउट अर्थिंग हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड है हमारे पास। अब कई बार ये भी आता है, ऐसे मान लीजिए कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में इन्होंने ये कहा कि ये कोई बॉडी ए है जिस पर चार्ज है Q1, सेकेंड बॉडी बी है जिस पर की चार्ज क्या है, Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R। अब जो कैलकुलेटेड फोर्स है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो क्या फोर्स यही होगा, तो आपका आंसर होगा नो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ए पर मान लीजिए और बी है, तो ये दोनों इंडक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आ जाएंगे, प्लस और माइनस, और ये माइनस। ठीक है, अब जो डिस्टेंस यहां से यहां तक था, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस था, अब इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r' कम हो जाएगा। तो F एक्चुअल जो होगा फोर्स, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r'²। देखो ये तो सेम है, लेकिन इफेक्टिव डिस्टेंस इनकी क्या हो गई, रिड्यूस। तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो एक्चुअल फोर्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड फोर्स से ज्यादा होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशन है कि अगर मान लीजिए दोनों चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं, जैसे ए पर क्या है, प्लस चार्ज, और बी पर भी क्या है, प्लस चार्ज। अब क्या होगा, अब इसका उल्टा होगा, ये एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड फोर्स तो यही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। R जहां क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन जो एक्चुअल फोर्स और कैलकुलेटेड फोर्स की बात करें
तो अगर एक पर प्लस है दूसरे पे माइनस, तो अट्रैक्शन से आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के पास, एक्चुअल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पे अगर दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होने की वजह से एक्चुअल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन आएगी। अब देखिए इसके बाद कई बार ये भी कहा जाता है कि क्या टू लाइक चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। अब लगेगा यार लाइक चार्ज है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ, वो जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अरे भाई पॉइंट चार्ज की बात नहीं हो रही है कूलम्स की, यहां लाइक चार्ज बॉडीज। अगर कहा जाए कि 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका आंसर होगा हाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज शुड बी लेस देन 10 to the power -15 मीटर, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है 10 to the power -15 मीटर से लेस होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पॉइंट की बात ही नहीं हो रही है, यहां तो बात हो रही है दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, लाइक चार्ज बॉडी। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकती है। कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि ये बॉडी ए है, इसकी चार्ज हाईली चार्ज है, हाईली कंसंट्रेशन का, और जो बी है वो क्या है, स्लाइटली चार्ज है। अब एक दूसरे के आप पास लेकर आओ, तो ये जो हाईली चार्ज बॉडी है ये क्या कर देगी, ये स्लाइटली चार्ज बॉडी को, जो इलेक्ट्रॉन से, इनको रिपेल कर देगी, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही कंडीशन है, एक हाईली चार्ज हो, एक स्लाइटली चार्ज हो, तो लाइक चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से एक कंडक्शन हो गया, इसके बाद से इंडक्शन के बाद। तो देखिए इंडक्शन में हमने कहीं पर भी बॉडी को टच नहीं किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट टचिंग मेथड। ठीक, लेकिन अगर आप कहोगे कंडक्शन की, तो कंडक्शन को हम लोग टचिंग मेथड बोलते हैं। और एक कंडीशन और है, इंडक्शन में मास ट्रांसफर नहीं होता। देखिए भाई दो बॉडी को टच ही नहीं किया हमने, तो मास ट्रांसफर कैसे होगा। जनरली अर्थिंग किया तो हो गया था, ठीक है, अर्थिंग किया तो हो गया था, परमानेंट चार्ज किया अगर हम तो हो गया था। अदरवाइज इंडक्शन में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में मान लीजिए कि ये कोई चार्ज बॉडी है ए, इस पर क्या है, प्लस चार्ज, और सेकेंड ए बॉडी है बी जो कि अनचार्ज है। अब हमने क्या किया, ए को बी के साथ लेकर आ गए और टच कर दिया, एक कंडक्शन मेथड है। तो क्या हो जाएगा, ए का जो चार्ज है वही बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अगर आप इनको सेपरेट करते हो तो ए पर भी प्लस चार्ज होगा और बी भी क्या होगा, परमानेंटली प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें मास ट्रांसफर होता है। और दूसरी चीज, इंडक्शन के बाद देखिए, इंडक्शन के बाद जैसे ये बॉडी है, इसको किसी बॉडी के पास लेकर जाओगे, जो सोर्स बॉडी है, जो चार्ज बॉडी है, उसकी चार्ज कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चार्ज जितना पहले होता है उतना ही बाद में हो जाता है। लेकिन कंडक्शन में क्या कर रहा है, यही तो चार्ज दे रहा है दूसरी बॉडी को, तो इसका चार्ज रिड्यूस हो जाता है। तो चार्ज और मास दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, किसमें, कंडक्शन में। इंडक्शन में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर समझ लीजिए, इंडक्शन में चार्ज रिड्यूस होता है सोर्स का, सॉरी, इंडक्शन में सोर्स का जो चार्ज होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। कंडक्शन में सोर्स का चार्ज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इंडक्शन में क्या होता है, किसी भी टाइप का मास का ट्रांसफर नहीं होता। कंडक्शन में मास का भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, इंडक्शन में जो सोर्स बॉडी है उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आता,
कंडक्शन में क्या होता है, हाँ ये तो बता चुके थे, इफेक्ट आता है। इंडक्शन क्या होता है, जनरली टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कंडक्शन क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्शन में दो बॉडी को हम टच नहीं करते, कंडक्शन में दो बॉडी को हम टच करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कंडक्शन। इसके बाद बात आती है रेडिएशन की। रेडिएशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम किसी मेटल पे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और इसकी वजह से जो चार्जिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय रेडिएशन, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये मेटल है, इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मान लीजिए इस पर हमने एक्सरे डाला तो इलेक्ट्रॉन का यहां निकलना शुरू हो गया, तो बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये है चार्जिंग बाय रेडिएशन, ठीक है। इसमें एक कंडीशन आती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक टाइप का बॉक्स होता है जिसमें दो ब्लेड होती है। बॉडी की अगर चार्जिंग इंक्रीज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ब्लेड के बीच का जो सेपरेशन है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे इस टाइप का बना होता है, बॉक्स होती है ये चीजें, यहां पे ये बॉक्स होता है यहां पे, ठीक है। और ये दो ब्लेड होती है। अगर ये जितना ज्यादा चार्ज होगा इनके बीच का डाइवर्जन उतना इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा अनचार्ज होगी मींस न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगी, इनके बीच के दोनों ब्लेड के बीच का जो सेपरेशन है उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, चार्जिंग का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर ये चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तब भी इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तब भी इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल होगी तो इनके बीच का सेपरेशन धीरे 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 कम होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जैसे इसमें क्या आया था, इसमें ये आया था कि ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और ये नेगेटिवली चार्ज है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक्सरे डाला तो क्या होगा, जब एक्सरे आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले बाहर निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज क्या होगा, कम होगा धीरे धीरे, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, मान लीजिए यही पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज का ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे चले जाएंगे, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। अब अगर इनमें एक्सरे डालोगे तो अब जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है वो भी निकलने की कोशिश करेंगे कि यार चलो निकलो यहां से, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन है और बढ़ेगा, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रल बॉडी है जैसे ये हो गया, तो इस पर भी अगर आपने एक्सरे डाला न्यूट्रल पर तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, तो इनके चार्ज होना शुरू हो जाएगी, तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। ये हम रेडिएशन में यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट आपका आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है, तो हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देख लें। कैसे होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हमने क्या किया, ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सर दो बॉडीज लिया हमने, ए और बी, एक बॉडी लिया हमने ए
और दूसरी बॉडी लिया बी। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रबिंग करना शुरू किया। तो जब रबिंग करना शुरू करेंगे तो रबिंग करने में कौन सा वर्क होगा? मैकेनिकल वर्क होगा। तो मैकेनिकल वर्क से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो हीट एनर्जी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई। मान लो इनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी अब डिपेंड करता है। मान लो फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ए की ग्रेटर है बाइंडिंग एनर्जी किससे? बी से। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि बाइंडिंग एनर्जी जो ए का है वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी जो बी का है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझिएगा इस चीज को, यह ए की बात हो रही है, यह बी की। हमने रगड़ना शुरू किया। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए गेन करेगा तो बी भी गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी कहेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क तो दोनों में सेम हो रहा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो ही ए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करेगा बी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ए को इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा। और बी को कितना चाहिए? 6 या इससे ज्यादा। तो बी क्या करेगा कि जो ही 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाएगा बी अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो बी पर क्या आ जाएगा? प्लस और ए पर माइनस। जैसे हमने कहा ना, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा। जिसकी एनर्जी कम होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव रहेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी नहीं लूज करेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, वो उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई क्या कहते हैं इसको, मान के चलिए कि ग्लास और सिल्क को अगर रबिंग करते हैं तो ग्लास जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ग्लास पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है कि कोई भी ट्रक है तो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेकर चलता है, एक्सप्लोसिव अगर कुछ लेकर चलता है, तो हम क्या करते हैं कि एक चेन को ट्रक से बांध के ग्राउंड से लटका देते हैं। तो क्या होता है उससे? तो मान के चलिए कि ये ट्रक है, तो इसको हमने क्या किया कि बांध दिया। ग्राउंड से। अब ट्रक के जो टायर हैं, अच्छा होगा क्या, ट्रक जब चलेगा तो एयर की फ्रिक्शन से इसकी बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। ठीक है, एयर के फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ग्राउंड में तो जा नहीं पाता, क्योंकि ये जो ट्रक के टायर्स हैं ये किसके बने होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक चेन को ग्राउंड से टच करा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो चेन के थ्रू बॉडी में चला जाता है। क्योंकि है क्या, एक्सप्लोजिव होता है। जैसे आप गैस लाइटर जलाते हो, देखिए हल्की सी छोटी सी स्पार्किंग दिखाई देती है और पूरी की पूरी गैस जल जाती है। तो जैसे मान लीजिए कई बार ये भी होता है कि आप अपने रूम में बैठे हो चेयर पे और कोई दोस्त आया और आपको टच किया, तो हल्का सा शॉक लगता है कि नहीं? एक्सप्लोजन के लिए उतना शॉक सफिशिएंट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक चेन को यहां से लटका देते हैं। एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि क्या रीजन है कि जो प्लेन के टायर्स होते हैं वो मेटल मिक्स होते हैं, तो उसका रीजन क्या है? तो यार इसी से समझ में आ जाएगा। जब ट्रक चलता है मैक्सिमम, हालांकि इससे भी कम स्पीड होती है, 40 km/h की स्पीड से, तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो प्लेन की स्पीड होती है वो कितनी होती है?
800 to 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड होती है। तो आप सोचिए कि एयर के फ्रिक्शन से इसकी बॉडी कितना चार्ज होगी। तो पता चला कि अगर उसके भी टायर पूरी तरह इंसुलेटर हैं, कई लोग सोचते हैं ना मेटल मिक्स करते हैं क्योंकि प्लेन ऊपर से नीचे आता है तो मेटल हार्ड होता है तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे नहीं भाई, शॉक रबड़ ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि देखिए यहां से अगर 40 to 40 के आसपास ही चलती है एवरेज, 45 उससे ज्यादा लेके नहीं जाते एक्सप्लोजन में। तो अगर ये एयर के फ्रिक्शन से ये बॉडी अगर चार्ज हो सकती है तो आप सोचिए कि प्लेन कितना भयंकर चार्ज होगा। और पता चला कि उसी चार्ज में किसी एरोस्टेस ने किसी ने दरवाजा खोल दिया तो काम खत्म, या डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो प्लेन के जो टायर्स होते हैं, मान लो ये प्लेन है, तो ये जब ग्राउंड को टच करते हैं तो इनके अंदर मेटल होता है। तो इन्हीं टायर्स के थ्रू जो ट्रक के टायर नहीं कर पाते उसके लिए अलग से में मेटल लगाना पड़ता है, वो काम प्लेन के टायर करते हैं। इसमें मेटल मिक्स कर देते हैं ताकि जो ही ग्राउंड को टच करे कंडक्टिंग की वजह से जो एक्सेस चार्ज है वो कहां चला जाए, ग्राउंड पे। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी मास का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां पे देख लें। इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, रेडिएशन, इन चार की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इफेक्ट की तो ये क्या होता है, परमानेंट इंडक्शन, सॉरी जनरली टेम्परेरी इफेक्ट। कंडक्शन क्या होता है, परमानेंट। फ्रिक्शन में भी परमानेंट इफेक्ट, रेडिएशन में भी परमानेंट इफेक्ट। अगर हम कहें कि मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर इंडक्शन में नहीं होता, कंडक्शन में होता है, फ्रिक्शन में होता है, रेडिएशन में होता है। ठीक है, और अगर कहें चार्ज ट्रांसफर तो इंडक्शन में नहीं होता, कंडक्शन में होता है, फ्रिक्शन में होता है, और इसमें खैर सिस्टम अलग है, इसमें हम लोग ये सब नहीं बोल सकते। तो क्योंकि रेडिएशन में चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो हो जाता है, दूसरी से वाली में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गया परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट, इंडक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन का। ठीक है, अच्छा चार्ज कंसंट्रेशन की बात करें, मास इफेक्ट चार्ज कंसंट्रेशन। हाँ ठीक है, इंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, विदाउट टचिंग, कंडक्शन टचिंग मेथड होता है, फ्रिक्शन टचिंग मेथड होता है। रेडिएशन में दो बॉडी में नहीं होता, केवल एक बॉडी में लाइट के हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना खत्म हो गया एकेडमिक सेक्शन के, थ्योरेटिकल पार्ट आपका यहाँ पे फाइनली फिनिश हो गया। ठीक है, तो हम लोग अगले न्यूमेरिकल सेक्शन में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।